और मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिल्ली में लोकतंत्र के महापर्व पर वोटिंग जारी है। कुछ ही देर में मतदाताओं का राजनीतिक दलों को दिया गया सत्ता का आदेश ईवीएम में बंद हो जाएगा। शाम 6 बजे के बाद परिणामों का पूर्वानुमान यानी कि एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही ये अंदेशा लगाने की कवायद शुरू हो जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। इस बार ये काम थोड़ा कठिन इसलिए भी है क्योंकि ये चुनाव किसी एक या दो मुद्दे पर नहीं लड़ा गया है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें कई मुद्दे शामिल हैं और सभी मुद्दे जनता से एकदम जुड़े हुए हैं और गंभीर किस्म के हैं। खास बात तो ये है कि इस बार सारे मुद्दे एक एक कर सामने आते रहे और तमाम पार्टियां उन मुद्दों पर घमासान करती दिखाई दी। सबसे पहले जनता को दी जाने वाली मुफ्त की सुविधाओं और सेवाओं का मुद्दा सामने आया। इसे आधार बनाकर जनता को अपने पक्ष में करने की जद्दोजहद शुरू हुई और सभी दल एक दूसरे को पछाड़ने में लगे रहे। सबसे ज़्यादा महिलाओं को दी जाने वाली नगद रकम को लेकर रस्साकशी हुई। इसके बाद भ्रष्टाचार, टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां, ओवरफ्लो होते सीवर लाइन जैसे विकास के मुद्दे उठे। फिर अचानक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली के दंगल में प्रवेश हुआ और नाले में बदल चुकी पवित्र यमुना नदी का मुद्दा छा गया। जो अरविंद केजरीवाल अब तक बढ़त बनाए दिख रहे थे, इस मुद्दे के सामने आते ही बैकफुट पर नजर आने लगे। उन पर ऐसा चौतरफा हमला हुआ कि उन्होंने जनता के सामने स्वीकार कर लिया कि सड़क सफाई और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के साथ साथ यमुना सफाई का काम वो नहीं कर पाए। गलती स्वीकार करने के साथ ही बैकफुट पर गए केजरीवाल ने सिंपैथी कार्ड खेलकर एक बार फिर वापसी की। यहां से शुरू हुआ एक दूसरे पर हमले और आरोपों का दौर जो दिल्ली में मतदान के एक रात पहले तक जारी रहा। मामला मतदाताओं को रुपए बांटने, शराब बांटने तक आ पहुंचा। दिल्ली की जनता ने चुनाव प्रचार के इन सारे दौर को देखा और आज अपना फैसला सुना रही। आज क्या चल रहा है, आज पूरे दिन क्या हुआ और दिल्ली की जनता किसको जनादेश देने जा रही है, तमाम सारे जो सवाल, तमाम सारे जो सवाल हैं उनका हम अपनी चर्चा में जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। दिल्ली में अभी मतदान का क्रम जारी है। आज 6 बजे तक मतदान होना है और उसके बाद फिर 8 तारीख को मतगणना है। दिल्ली का चुनाव बहुत अहम चुनाव है। आज ये तमाम लोगों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें से आशीष सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार आलोक जी। आशीष जी, आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे चुनाव देखे, लेकिन दिल्ली में जिस स्तर का चुनावी कैंपेन चला वैसा मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। हर दल रेवड़ियां बांटता दिख रहा है और उस होड़ में कोई किसी से कम नहीं दिख रहा है। किसी को ये चिंता नहीं कि इतनी रेवड़ियां बांटने के बाद दिल्ली का विकास कैसे होगा, दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको कैसे हम संभाल पाएंगे। सब मुफ्त की रेवड़ियां बांटते दिखते रहे और अब तो थोड़ी देर बाद मतदान का क्रम खत्म हो जाएगा और ज़्यादातर सबकी किस्मत एक तरीके से ईवीएम में कैद हो जाएगी। नमस्कार आलोक जी। जैसा कि आपने कहा, ये मुफ्त की रेवड़ियों पे ये चुनाव चल रहा है। बिल्कुल, हम अगर इसका बारीकी से अध्ययन करें और इसको समझने का प्रयास करें तो एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है और हम सभी देख भी पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक नैरेटिव किया कि उन्होंने जब फ्री की रेवड़ियां की शुरुआत की उसको सभी लोगों ने फॉलो कर और इनका बीजेपी जो कि अपने अपने विकास के आयाम उनको भी उनके आयाम पे चुनाव लड़ना पड़ा। तो यह एक समझने का चीज है कि उनको बीजेपी को, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको भी अरविंद केजरीवाल के अनुरूप की राजनीति 2500 हो या फिर फ्री की सब कुछ योजनाएं हैं, जो महिला बस पासों का सब कुछ बोला कि हम सब कुछ कंटिन्यू। तो यह कहीं ना कहीं, और रही बात
दिल्ली में जिस प्रकार से शराब का आयाम जो अरविंद केजरीवाल ने बिखेरा, ये पूरा दुनिया ने देखा है इसको। कहीं ना कहीं से दिल्ली को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली का मध्यम वर्ग बहुत परेशान हुआ है। और अगर हम सभी देखें तो जिस प्रकार से चुनाव के वक्त लगातार यह दल उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो राजनीति में होता है। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा में पुलिस को बाहर बैठा दिया जा रहा है, वो बीजेपी कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की गाड़ियां में पैसों का बोलबाला है, वो दिखा भी वीडियो में। उनके पंजाब सीएम के आवास पे कबरसुल्ला हाउस पे वो भी ईडी की रेड पड़ी। तो यह राजनीति के समय एक तरफ चुनाव चल रहा है, एक तरफ ये भी कार्रवाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम भी बहुत मजबूती के साथ काम करें, और कहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देखिए तीनों दल ये 10 साल से सत्ता में है। अरविंद केजरीवाल, बीजेपी को सत्ता मिली नहीं है, और कांग्रेस ने शीला दीक्षित के कार्यकाल को 15 साल चलाया है बखूबी, जिसको दिल्ली वासी मानते हैं और दिल्ली के सभी राजनीतिक दल भी मानते हैं कि शीला दीक्षित ने बहुत कुछ काम किया। बिल्कुल 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 ठीक है। हमारे साथ आशीष भाई हमारे साथ अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं और निरंजन पोद्दार जी भी जुड़ गए हैं। अमित जी और निरंजन जी दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। अमित भाई, पूरा देश की राजधानी दिल्ली से सीखता है जी। और दिल्ली में जो फ्री बीच की जो राजनीति शुरू हुई है वो हमें कहाँ लेकर जा रही है ये कह पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें शुरू होंगी वो देश के अन्य राज्यों में भी जाएंगी, और अन्य राज्यों में भी जाएंगी तो वो देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, देश के विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं, राज्यों के विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं है। देखिए आलोक जी, निश्चित तौर पे जो आपने सवाल उठाया है बहुत गंभीर है। और यहाँ पे अगर हम दिल्ली की चुनाव की बात करें, जो भी जिसके भी सर के ऊपर ये ताज पहनेगा वो ताज इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जो वादे किए गए हैं, जो फ्रीबीज की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं बन गई हो भाजपा के लिए, और जो 1 साल तक लगातार फ्रीबीज की हम बात कर रहे थे वो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी, भाजपा अपने संकल्प में ऐसा कहती है। तो जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, मुझे नहीं पता है कि वो किसी पार्टी के हैं या फिर प्रवक्ता हैं। जाहिर सी बात है कि आप ये पूरा चुनाव इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव हुआ, कहीं पे भी मोदी जी की गारंटी की बात नहीं हुई, कहीं पे भी पूरे चुनाव में ये चर्चा नहीं हुई है कि ये जो फ्रीबीज हैं इनको हम बंद करेंगे। उल्टा ये कहना पड़ा कि जो भी फ्रीबीज हैं हम उनको लागू करेंगे, कहीं पे भी जो चीजें छूटी हैं हम उसको और मात्रा में आपको देंगे, आप फ्री बिजली बस पानी जो मिल रहा है वो हम देते रहेंगे। आपका सवाल जो बनता है, आम आदमी पार्टी ने यही तो सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी से कि आप बताइए, आपके पास 22 स्टेट हैं, 22 स्टेटों में आपकी सरकार है, आप कौन से स्टेट में बिजली पानी स्वास्थ्य ये आप फ्री दे रहे हैं? आयुष्मान कार्ड की बात करें तो उसमें भी कुछ चीजें हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आपके परिवार में 5 लोग होने चाहिए, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड के भी लाभ नहीं मिल पाते हैं। दिल्ली में जो लाभ मिल रहे हैं, स्वास्थ्य के लाभ मिल रहे हैं, कि आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, उसका पूर्ण तरीके से जो भुगतान होगा वो दिल्ली की सरकार करेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर मोहल्ला क्लिनिक की हम बात करें या अन्य जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें खामियां हैं, और जब इतने बहुतायत मात्रा में अगर आलोक की आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, फ्री की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खामियां मिलेंगी। और जिस तरह से आपने देखा पूरा चुनाव एक आरोप प्रत्यारोप के भेंट चढ़ गया है, वो मुद्दों से हटके कभी पानी में जहर मिला दिया गया, वहां से शुरुआत होती है तो यमुना नालों में तब्दील हो गई, उसके बाद से गुंडागर्दी पे आज पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो विभिन्न मीडिया वस्तुओं के चैनलों में आप बैठेंगे, वहां पे सिर्फ एक ही बात चल रही है। कल रात पे आदित्य जी ने जो आरोप लगाए कि गुंडागर्दी कर रही है बीजेपी, गुंडागर्दी कर रही है, तो क्या मुद्दों से भटक के चुनाव को डाइवर्ट करना कि जो 18% लोग हैं जो पूरे चुनाव का समीकरण बदलते हैं, अगर ये 18% वोट इधर से उधर होते हैं तो उसकी सरकार बच जाएगी। जाहिर सी बात है, ये आम आदमी पार्टी जानती है कि अगर हम लोगों को इस बात का भय दिखाएंगे कि अगर 18 बीजेपी आती है तो जो आपकी झोपड़ी हैं, जो सर्विसेज हैं,
जो फ्री की चीजें आपको फ्री बीज मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी और हो सकता है कि वो आने वाले समय में बंद हो जाए, क्योंकि 22 स्टेट में जो भाजपा की सरकार है वहां पे ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है, सिवाय इसके कि अगर लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की बात करें या हम महाराष्ट्र की बात करें, या अगर हम झारखंड में जिस तरह से चुनाव हो रहा था वहां पे हेमंत सोरेन सरकार ने दिया और उन्होंने अपना वादा निभाया। तो डिलीवरीज की बात करें, पूरे चुनाव का अगर समीकरण देखें और या विश्लेषण करें अभी तक का, तो डिलीवरीज जो रही हैं आलोक जी, वो कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी ने दी हैं, और आगे भी जो ऐसा लोगों का विश्वास है, जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे उनको यात्रा कराई हो, चाहे बुजुर्ग लोगों की पेंशन रही है, कुछ खामियां वहां पे भी रही हैं जहां पे पेंशन नहीं मिली है, और आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी बात है सहजता से उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया कि हाँ कमियां रही हैं, हमें कुछ मौका मिलना चाहिए और हम आगे काम करेंगे। तो जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करता है वही व्यक्ति सहजता से जनता के बीच में बैठता है और अपनी बात रख पाता है। आरोप लगाना अलग की बात है, आरोप सबके पास है, सब लोग एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। 30 महल से लेके वो प्रधानमंत्री आवास में चले गए कि प्रधानमंत्री आवास में आप बताएं कि वहां पे कितने सावर लगे, कितनी टोटियां लगी हुई हैं, किस तरह की लगी हुई हैं, वो भी हमें आप दिखाइए। इस तरह से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, उनके जवाब पार्टी एक दूसरे से दूसरी पार्टी दूसरे से मांग सकती है, लेकिन अगर हम हल की बात करें इसका कोई हल नहीं है। जनता ये जानती है, दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट है आलोक जी, और पूरी तरीके से सक्षम है निर्णय लेने के लिए कि हमें किस तरफ जाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। निरंजन जी, फ्री बीज की राजनीतिक दलों की ओर से जो घोषणाएं हैं, क्या दिल्ली की जनता को ये संदेश नहीं देती हैं कि आपको मुफ्त की चीज़ों की आदत पड़ गई है? क्योंकि आप देखिए कि अभी तक तो केजरीवाल के ऊपर ये एक होता था कि वही फ्री बीज मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, अब उसी ढर्रे पे बीजेपी भी आ गई, उसी ढर्रे पे कांग्रेस भी आ गई। तो इसका मतलब कि अब तो दिल्ली की जनता के लिए संदेश है कि आपको मुफ्त की चीज़ों की आदत पड़ गई है, आप मुफ्त की चीज़ें लीजिए। देखिए आलोक जी, मेरा ये मानना है कि ये जो जिसको हम फ्री बीज की या जिसको हम लालच की राजनीति कहते हैं, ये राजनीति नई हाँ ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के अंदर इसका पदार्पण नया हो रहा है, लेकिन ये राजनीति पहले आप देख रहे होंगे दक्षिण भारत के अंदर पहले ऑलरेडी बहुत पहले, चाहे जयललिता हो, चाहे AIADMK हो, चाहे DMK हो, इनके द्वारा ऐसी राजनीति, आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसी राजनीति करी जाती रही है। और आज की तारीख में ये पूरे के पूरे भारत के अंदर, और इसके अंदर आप ये कहें कि केजरीवाल या फलाना पार्टी या ठिकाना पार्टी, आज की तारीख में कोई पार्टी इससे अच्छी नहीं है। वो तक उसको पूरी कर पाए नहीं कर पाए, वो अपने वायदों को निभा पाए, उसके बाद में ट्रम्प कंडीशन अप्लाई PNCP से उसके नीचे नहीं हमने तो इस वर्ष को बोला था, मतलब जैसे आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए की बात कही और भारतीय जनता पार्टी ने 2500 रुपए की बात कही, कांग्रेस ने भी 2500 की बात कही। अब ये पता नहीं है कि दिल्ली की जितनी मतदाता महिला है, चाहे वो 47 लाख 48 लाख है, सबके लिए कही है, या उसके अंदर नीचे TNC लगा देंगे कि भाई केवल 4000 5000 महिलाओं को मिलेगा, यही इसके लिए एलिजिबल है, बाकी की जो महिलाएं हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो ये अलग विषय है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में ये राजनीति जो फ्री की राजनीति है, ये देश की एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। अब इसको ये हर एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से इसको व्याख्या करती है, इसको रेखांकित करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हम तो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर उन्होंने 5 किलो राशन और तमाम सारी की सारी सुविधाएं लोगों को दी, और उसके बाद में कोरोना काल तक तो समझ में आती थी, 1 साल तक भी समझ में आती थी कि जब तक कोरोना का प्रभाव था तब तक उस पीरियड तक दिया जा सकता था, लेकिन उसके बाद में भी उसको लगातार उसको कंटिन्यू रखना और उसके बाद में कहना कि ये तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप इसको नाम कुछ भी दे दीजिए, इसको व्याख्या कुछ भी कर लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन ये आज की तारीख में देश की समझ लीजिए देश की राजनीति की सच्चाई होगी। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, वो प्रताड़ित महसूस करता है इस देश का टैक्स पेयर, यानी कि इस देश का जो मध्यम वर्ग जो है वो इसके अंदर प्रताड़ित अपने आप को महसूस करता है। और वास्तविकता ये है, देखिए आलोक जी, मैं तो बार बार कई बार कहता हूं
कि आप कुछ भी कीजिए, आप लोगों को उस समृद्धशाली बनाइए, आप लोगों को कैपेबल बनाइए, आप लोगों को योग्य बनाइए कि कोई व्यक्ति उसको बिजली की फ्री की आवश्यकता ही ना पड़े, वो 15 रुपए यूनिट या 20 रुपए यूनिट की बिजली खरीदने में उसका सामर्थ्य हो। क्योंकि ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो इस चीज पर निर्भर करती है कि आपके अंदर सामर्थ्य कितनी है, आप उसको आपका रोजगार कितना मिला हुआ, आपकी कमाने की क्षमता क्या है। क्योंकि एक व्यक्ति है जो आप जिसके लिए आप ये समझ लीजिए 20 रुपए किलो आटा, 20 रुपए किलो का आटा भी महंगा पड़ता है, और एक व्यक्ति है जिसके लिए 800 रुपए किलो की बादाम भी महंगी नहीं लगती उसको। तो कहने का तात्पर्य ये दोनों के दोनों जो अंतर है, ये अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की आमदनी क्या है, उसकी आय क्या है। तो सरकारों को इस दिशा में काम करना चाहिए कि लोगों की आय बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों के अंदर सामर्थ्य बढ़े। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई हमें 2047 से पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और अगर इस देश का व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ेगा तो देश 140 कदम आगे बढ़ेगा। क्या ऐसे देश 140 कदम आगे बढ़ेगा? आप केवल 140 करोड़ मुख पैदा कर रहे हैं, आप 280 करोड़ हाथ पैदा नहीं कर रहे। ये राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना मानता हूं मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने मिडिल क्लास की बातचीत की, इसलिए आशीष जी से तो ये सवाल बनता है, पहली बार हम लोगों ने देखा कि दिल्ली के चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज को मिडिल क्लास याद आया। केजरीवाल ने तमाम सारे पैकेजेस की बात की मिडिल क्लास के लिए। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि मिडिल क्लास को लेकर भी राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। और उसके बाद केजरीवाल को काउंटर करने के लिए केंद्र सरकार ने जो किया वो अद्भुत था। 7 से सीधे 12 लाख पर पहुंच गए। चूंकि ये दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में एक बड़ी संख्या है मिडिल क्लास लोगों की, तो वो जो केजरीवाल वर्सेस केंद्र सरकार हुआ, उसका इंपैक्ट आशीष भाई दिल्ली चुनाव में किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने जो बजट के माध्यम से जो एक प्रयास किया है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं कारगर साबित होता दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे एक ही समस्या है। उससे पहले क्योंकि भारत के अंदर शुरुआत सबसे ज्यादा एक मजबूत पकड़ है राजनीति पर, तो जो पूर्वांचल वोटर है उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक अलग से ऐलान कर दिया पूर्वांचल मंत्रालय। हम अगर सत्ता में पूर्वांचल वो मंत्रालय बनाएंगे, तो उन्होंने भी लोक युवाओं के माध्यम से कांग्रेस ने जो अपना काम किया, वही बजट के माध्यम से उन्होंने मध्यम वर्ग के ऊपर प्रभाव बीजेपी के बनाने का प्रयास किया। क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि विकास के मापदंड तो उनके पास किसी चुनाव में है नहीं, और यहाँ पे धर्म चलेंगे। जो उनकी राजनीति का तरीका है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो उनकी राजनीति का तरीका है उसमें यहाँ पे वो आयाम तो नहीं चल वाला। उस आयाम में उनके बड़े उनको बदल सकते थे। और उसकी जो नेता है प्रवेश वर्मा शब्दों को देख, रमेश द्विवेदी के शब्दों को देख, उसके बाद जो बयानबाजी होती है उनके शब्दों को देख, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है इस प्रकार से बोला जाता है। तो एक तरफ आपके शब्दों का इस्तेमाल करते पुराने बंधे हुए रहता है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अभी भाई साहब ने कहा, मैंने भी पहले कहा कि केजरीवाल ने किया कि हमने जो नया सब लोग काम कर रहे हैं, क्या ये विकास का मापदंड यही होगा? बड़ी नहीं होना चाहिए। यह इसके लिए कार्यशैली जब चाहिए, जैसा कहा भाई साहब पदार्थ साहब ने कि हमें वैसा सशक्त बनाना चाहिए कि वह उसके लायक हो, उससे भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ, यह है कि यह छूट भी इसकी आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आज क्या यूनिवर्सिटी कितनी खुली है, क्या दिल्ली में कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नए कॉलेज खुले, कोई नए मेडिकल संस्थान खुले? नहीं खुले। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा के आयाम पे क्या काम किया हमने? बहुत होते हैं कि शिक्षा के लिए हमने मॉडल सेट कर दिया। आप बताइए, शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण शिक्षा, यूजी से लेकर उच्च शिक्षा तक। आज उच्च शिक्षा में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में चले जाइए तो दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजेस हैं जो 100% दिल्ली सरकार चलाती है। उसके शिक्षक त्राहिमाम करते हैं, तो सैलरी नहीं मिलती है। जब वो क्रांति करते हैं, जब अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, तो वहां वक्त को मिलता है कि एलजी पे रुक गया है। तो आपके आपस की लड़ाई, आप वो एलजी बोलते हैं कि वो काम नहीं करते, ये बोलते काम करते। तो कहीं ना कहीं आपने जो मॉडल सेट किया अरविंद केजरीवाल ने,
बिल्कुल काम किया। काम क्या किया? सब कुछ फ्री का एक नाम है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर। जो आज हम बिहार में चले जाए तो देखते हैं कि जो नेता विपक्ष है तेजस्वी यादव, उन्होंने भाई भाई जो भाई बहन बनाई, उन्होंने पत्र काटे, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणा की है। तो इसी प्रकार सारा देश अरविंद केजरीवाल ने किया और बीजेपी पार्टी को एक फोटो करना पड़ गया जो कि वो अपने मापदंडों पे कांग्रेस से तो 15 वर्ष सत्ता चलाई, उन्हें पता है विकास का मापदंड क्या होता है और कैसे कार्य करना चाहिए। और उसी देन है कि उन्होंने पूर्वांचल के लिए मंत्रालय की बड़ी घोषणा दी, छठ के लिए सादा का नाम घाट का ऐलान भी किया, हम आते हैं तो ऐसा नहीं करें। हाँ, लेकिन इन सब अगर हम हट के देख तो जो दिल्ली की जो वोटर है, जो आज ही मैं मिला तो जो मैं समझ पाया हूँ, जी 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 जी, लोगों के अंदर एक चीज है कि अरविंद केजरीवाल हटाया गया। जी ठीक है, एक लाइन चल रहा है जी जी हमारे साथ जी जी आशीष भाई, आपकी बात कंप्लीट हो गई ना? जी, एक लाइन बोल लेता हूँ जी। तो मैं वही बोल रहा था, अरविंद केजरीवाल के प्रति एक मन में उन लोगों के प्रति प्रेम है और वो लोअर मध्यम वर्गीय आज भी उनका वोटर है और हो सकता है उनकी सीट इधर होंगी कांग्रेस की मजबूती के कारण। कांग्रेस पिछले 2 चुनाव के कंपेयर में बहुत मजबूत चुनाव मैदान में है, सारे नेता उनके भी मैदान में है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अंततः 8 तारीख को जब वोटर के मतदान काउंटिंग होंगे, ईवीएम से जब काउंटिंग पिटारा खुलेगा वो तो बिल्कुल बिल्कुल तभी कुछ पता चल सकेगा क्या हुआ। हमारे साथ शैलेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शैलेंद्र जी दिल्ली की बड़ी समझ रखते हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र जी, चुनाव में चेहरे का बहुत महत्व होता है, चेहरे का चुनाव में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्या ये दिल्ली का चुनाव केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी का हो गया है? देखिए, इसमें केजरीवाल जी के ऊपर से दिल्ली के मध्य वर्गीय जनता, उच्च वर्गीय जनता, निम्न वर्गीय जनता, तीनों प्रकार की जनता ने केजरीवाल जी पर भरोसा किया था। केजरीवाल जी के पार्टी के अंदर जन लोकपाल और इनके तरफ से ईमानदारी, बच्चों की कसम, गाड़ी में सारी बातें आप बोल सकते हैं एक लाइन में कि झिझी पीती है, लेकिन बहुत प्रासंगिक है। क्योंकि बच्चों की कसम कि हम बंगला नहीं लेंगे, शीशमाल बना लिया, गाड़ी नहीं लेंगे, अभी सारी गाड़ियों का काफिला चलता है साथ में, हम आम आदमी हैं लेकिन आम से खास कब हो गए, ये दिल्ली की जनता ने देखा शीशमाल में रहते हुए। और भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला थी, जो भी सभी वर्ग के लोगों ने इनका समर्थन किया था, इनकी यूएसपी ईमानदारी थी और इस ईमानदारी का बट्टा लगा दिया इन्होंने शराब घोटाला कर। तो इस तरीके से इनके चेहरे पे अभी लड़ाई केवल भ्रष्टाचार बनाम केजरीवाल हो गया। यहाँ मोदी जी और केंद्र का और राहुल गांधी और ये सब कोई मामला नहीं है, बस यहाँ केजरीवाल ही केजरीवाल के दुश्मन है। केजरीवाल की का भूत केजरीवाल के वर्तमान का दुश्मन है। केजरीवाल एक का भूत एक ईमानदार की छवि का था और आज केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो केजरीवाल वर्सेस केजरीवाल है। आज की तारीख में आप ये देखेंगे कि आप जिस क्षेत्र में जाएं, हम लोग तो पूरे दिल्ली का दौरा करते हैं और अलग अलग जगहों पे बात करते हैं लोगों से, तो पिछले चुनाव में वोट का परसेंट बहुत कम अंतर था, लेकिन सीटों का परसेंट बहुत था। अगर 2% में भी चेंज हो जाता है तो इनकी सीटें 20 से कम हो जाएंगी और कहीं ना कहीं 40 से ऊपर हो जाएगी बीजेपी। ये स्थिति बन रही है। मात्र 2% के वोट के स्विंग से सीधे 8 वाली पार्टी 30-35 के ऊपर चली जाएगी और जो 60-62 की पार्टी है वो सीधे 20 के नीचे आ जाएगी। तो क्योंकि वोटों का अंतर जीत का बहुत कम रहा था, पिछली बार हमने देखा था। तो आज की तारीख में फेस का वैल्यू तो चुनाव में होता ही है, लेकिन आज जिस तरीके से हो रहा है वो केजरीवाल वर्सेस केजरीवाल है। केजरीवाल का एक वो अवतार जिसमें कि लोगों को अपना मसीहा दिखता था और केजरीवाल का एक वो अवतार जिसमें लगता है कि ये आदमी देशद्रोही है, खालिस्तानियों से पैसे लेता है। आप देखेंगे कि पतवंत सिंह पन्नू ने बताया था कि इसने पैसे लिए, वो सभी एनआईए की जांच चल रही है। तो अलग अलग तरीके से इन्होंने खालिस्तानियों से मिलकर क्या किया। और आपको यहाँ भी ये भांडा फूटा है अभी जाके
कि जो आतिशी मार्लिना है, इनके फादर और ये पूरा परिवार अफजल गुरु को बचाने के लिए रात रात भर दौड़ रहा था कोर्ट में। तो ये सारी बातें जनता के बीच में अभ्यास हो जी गई। जी जी और ठीक है इस- ठीक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में थोड़ी देर बाद ही मतदान खत्म हो जाएगा और उसके बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम दिल्ली की सियासत पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और क्या होने वाला है 8 तारीख की मतगणना में, उस पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ अमित तिवारी जी हैं। अमित तिवारी जी, एक बार आपके पास फिर आऊँगा। अमित जी, दिल्ली में बड़ा अजीब सी बात है कि हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे, उद्योग धंधे डेवलप करेंगे, विदेशी निवेश लाएंगे, कुछ इस तरीके की बातें हुई नहीं। सिर्फ देने की बात हुई कि हाँ ठीक है, हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री पानी देंगे, हम 2,500 रुपया पर मंथ देंगे, हम 21,000 रुपया मातृत्व योजना में देंगे। सिर्फ देने की ही बात, इस तरीके से जो फ्री की रेवड़ियाँ देने की बात हुई, डेवलपमेंट की बात किसी ने नहीं की, उद्योग धंधों की बात किसी ने नहीं की। किसी ने ये नहीं कहा कि हम यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी कर देंगे, हम इसको चमका देंगे, हम यहाँ की व्यवस्थाओं को अच्छा कर देंगे। इस पर कोई भी चर्चा, डिबेट नहीं हुई। देखिए, दिल्ली में जिस तरह पोल्यूशन है, तो कोई भी पार्टी जो है इस तरह इंडस्ट्री की बात लगाने की बात नहीं कर रही है, क्योंकि सबको पता है आने वाले समय में दिल्ली से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो बाहर जानी है। पहली बात, दिल्ली को एज ए एडमिनिस्ट्रेशन हब ही बनाना है, सारी बड़ी पार्टियां जानती हैं और ये केजरीवाल भी अच्छी तरह से बात जानते हैं। आप जो जिस बात को आप कह रहे हैं कि सड़कें हम चमका देंगे, जैसे हमारे विदुड़ी जी ने एक बयान दिया था कि हम प्रियंका जी की गाल की तरह जो है रोडों को चमका देंगे, तो इस तरह से बहुत अमित भाई थोड़ा सा इसमें संशोधन में कर दूं। मेरा मतलब उद्योग धंधों से दिल्ली के विकास का है। उद्योग धंधों का मतलब ये नहीं कि कल कारखाने धुएं देने वाले। और दिल्ली तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली में तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं। मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं, जब भी पोल्यूशन होता है किसी भी तरीके से, अगर ग्रैब 3 ग्रैब 4 लगता है, तो सबसे पहले एनजीटी जो है दिल्ली के आसपास के जितनी भी एनसीआर की हम बात करें, सबसे पहले उन फैक्ट्रियों को बंद करती है। जिन आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, एनसीआर से बाहर जा चुके हैं, और जो थोड़े बहुत बचे हैं आने वाले आगामी कुछ सालों में, ये आपको भी पता है कि यहाँ से वो निकल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं इंडस्ट्रियल एरिया के से कनेक्ट कर रहा हूं दिल्ली के विकास को लेकर, दिल्ली के विकास की बात। जी, इस विकास की आप बात कर रहे हैं, जब लोग यहाँ पे रोजगार के लिए आते हैं तो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि हम यहाँ पे रोजगार के लिए आए। जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज ही केवल बची हुई हैं, तो जिस तरह से विकास की हम बात कर रहे हैं, चाहे मेट्रो रेल को किस तरह से लगातार विस्तार हुआ है, चाहे हम मोनो रेल को अभी कनेक्ट कर दिया गया है दिल्ली से, चाहे हम अगर हम बात करें कि अगर विस्तार की कोई अगर संरचना कर रहा है, तो केजरीवाल ने जिस तरह से कहा कि हम होटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर किसी भी, अगर आप देखेंगे स्टेट को अगर ग्रो कराना है तो आप शिक्षा पे काम करिए, स्वास्थ्य पे काम करिए, लोग अलग दूसरे स्टेट से लोग आगे आपकी सर्विसेज देंगे, आपके यहाँ पे अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ग्रोथ है पूरे दिल्ली में। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हम बात करें, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो क्या इंडस्ट्री बहुत बड़े मायने में यहाँ पे काम कर रही थी। यहाँ पे इंडस्ट्री भी थी, सर्विस इंडस्ट्री को लगातार बढ़ावा मिल रहा था और लोग सर्विस इंडस्ट्री आके यहाँ पे काम कर रहे थे। और लगातार आपने देखा है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सर्विस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आईटी हब क्रिएट हुआ और लोग दिल्ली से निकल के नोएडा में बसे, नोएडा से निकल के कुछ गुड़गांव में बसे और कुछ दिल्ली से निकल के नए शहरों की तरफ पहुंच गए। तो दिल्ली को आप एक हब मान के चलिए जो नए शहरों को खुद एक जन्म दे रहा है, जहां से लोग निकल के एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं और नई नई चीजें कर रहे हैं। अगर हम किसी सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, तो जिस तरह से युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, चाहे आप अवध ओझा की बात करें, अवध ओझा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको मान के चलिए, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को पूरी तरीके से शिक्षा का हब बनाएंगे। तो शिक्षा की तरफ जो हब बनाने का प्रयास है,
जब लोग बाहर से यहाँ पे आएंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बढ़ेगी, और जब स्वास्थ्य और शिक्षाएं अच्छी होती हैं तो लोग वहां पे रहने का प्रयास करते हैं। और इंडस्ट्री की जो आप बात कर रहे थे, विकास की आप जो बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करेंगे, जिस तरह से लोग ई बस की तरफ भाग रहे हैं, मेट्रो की तरफ भाग रहे हैं, रोजगार अगर हमें जनरेट करने हैं यहाँ पे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान रहेगा। सिर्फ अगर इस तरह के लड़ाई झगड़े वाले अगर हम 5 साल बिता देंगे तो कभी भी न देश का विकास होगा, और दिल्ली की जो प्रगति है वो केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। अगर केंद्र सरकार और दिल्ली राज्य सरकार, दिल्ली की हम बात करें, अगर इस तरह की खींचतान रही तो अगर आने वाले समय में चाहे केजरीवाल की सरकार आए और चाहे भाजपा यहाँ पे आए, पहला जो चरण है वो पहला चरण ये है कि जो फ्रीबीज की बात हो रही थी, जो फ्रीबीज जो 2500 रुपए 2100 रुपए जो स्वास्थ्य सुविधाएं, फ्री बस सेवा, जो 75,000 करोड़ के जल विभाग में घोटालों की बात करी थी भाजपा, अब वो कह रही कि हम उनको कंटिन्यू करेंगे। और जो डीटीसी जो है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। क्या अगर आप फ्रीबीज जारी रखेंगे तो वो पैसा कहां से आएगा? ना आम आदमी पार्टी बता रही है, ना भारतीय जनता पार्टी बता रही है। इतना बड़ा जो धन है, जितना पूरा इनकम है दिल्ली सरकार की, उससे बहुत बड़ा बजट जो है वो पैसा कहां से आएगा? केंद्र सरकार कहां से पैसा लाएगी, या आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो वो पैसा कहां से लाएंगे? इसका कोई भी जिक्र कहीं नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष भाई, अमित जी जो बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अमित जी यही बात कह रहे हैं ना आप? यानी कि ये डबल इंजन की सरकार के एक तरीके से हिमायती हैं। बिल्कुल। देखिए, मैंने भी एक अभी आप अमित जी की बात कहने से पहले मैंने कहा ही था आपको कि क्या अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा का आयाम का नाम तो बहुत बड़ा पूरे विश्व में अखबार में खबर छपवा दी कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बड़ा मजबूत कर दिया। क्या दिल्ली में नई कॉलेज खुले, नई यूनिवर्सिटी खुले, मेडिकल संस्थान खुले, क्या शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जो व्यवस्थाएं थी आप किसी में काम किए? आपने नए तो कुछ खुले नहीं। अगर नए खोलते तो नए रोजगार सृजन होते, नई नौकरियां मिलती, बच्चे आते, क्योंकि दिल्ली में पूरे भारत वर्ष का बच्चा आता। यह हमें समझने का प्रयास करता है। और रही कोऑर्डिनेशन की बात, तो शीला दीक्षित ने 15 साल में 15 साल काम किए हैं। 10 साल केंद्र में उनकी सरकार थी, 5 साल उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया। तो उनको कार्य करने की क्षमता थी, उनके अंदर जुझारू था कि मुझे विकास का आयाम करना है। तो उनके मन में उनको लड़ाई से मतलब नहीं था, उन्हें काम करने ने संकल्प लिया था। शीला दीक्षित को सब लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि वह दोनों दलों के साथ केंद्र में 2 पार्टी की सरकार होने के बावजूद उन्होंने सत्ता चलाई और मजबूती से चलाई और दिल्ली का सर्वांगीण विकास किया संपूर्ण रूप से। आप चाहे वो शिक्षा का ले लीजिए, स्वास्थ्य का ले लीजिए, रोजगार का ले लीजिए, हर रूप पे काम किया। और बीजेपी ने तो अभी इसीलिए तो बीजेपी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। कोई एजेंडा आप बताइए, उन्होंने कोई चुनाव में कोई एजेंडा बताया? कोई एजेंडा नहीं। अरविंद केजरीवाल एजेंडे के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और अभी जो इन्होंने बना था उन्हीं आपस में अरविंद केजरीवाल जो भी बोल के कहे भाई साहब अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, यही सच्चाई है। तो समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए जनता, कांग्रेस आज पूर्ण रूप से मजबूत हो रही है, तो उसमें भी जनता का ही रोल है कि जनता बीजेपी को नहीं अभी भी देख रही, क्योंकि उनके पास विकास का कोई मापदंड नहीं दिख रहा है सिवाय अरविंद केजरीवाल के नीतियों के अनुरूप काम करना। कैसे अमित भाई ने भी बोल दिया, जो इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था किसी भी नेता के बारे में, अपशब्दों आप एक बहुत बड़े नेता है रमेश त्रिवेदी, प्रियंका गांधी भी आप ही एक बहुत बड़े नेता है। आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर तीखा बयान कैसे कर सकते हैं? आप अच्छा कार्य करिए। दिल्ली जैसे प्रदेश में आप रह रहे हैं, भारत की राजधानी में रह रहे हैं, वहाँ की जनता पूर्ण रूप से शिक्षित है, जो विकास के एजेंडे पर ही मोहर मारती है, न कि बरगलाने पे वोट दे देगी, शराब और पैसे पे वोट दे देगी। तो एक कुछ वर्ग दे सकता है, कुछ व्यक्ति जिसे दे सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो वोट देने वाला है दिल्ली के अंदर, वह एक एजेंडे पर ही वोट देता है, जो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ही तय कर दिया। और यह बात कह देना कि वो सिर्फ जो मैंने अभी बोला कि उद्योग धंधे का मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से क्या उन्होंने काम किया?
बस वो एक लाभ लेते हैं कि हाँ अभी मुझे समय मिलने बिल्कुल। यमुना का काम करूंगा। बिल्कुल आशीष भाई। मैंने अभी काम नहीं किया है तो आप बोलते हैं कि यमुना का काम करने की आवश्यकता है और बोतल वार खेल रहे हैं, एक ने की बोतल की बोतल वो इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने बोतल का सप्लाई किया है तो बोतल वार भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निरंजन जी, क्या यमुना का मुद्दा दिल्ली में प्रभावी रहा, उसका असर 8 तारीख को दिखेगा? निश्चित रूप से देखिए आलोक जी, जैसे मैं भी पूर्व में भी मैंने कहा कि जो 2015 से लेके 2020 तक जो अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल था उसके अंदर लोगों को दिल्ली की दुर्गति अखरी नहीं। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2015 से पहले शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को वास्तव में फ्लाईओवर और दिल्ली को जिस तरीके से सीएनजी बसें और दिल्ली का जो एक आमूलचूल विकास किया था, हाँ ये अलग बात है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि दिल्ली के विकास को शीला दीक्षित जी ने जो आयाम दिया उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो 2015 से 2020 तक इन लोगों को वो दिल्ली दिखी नहीं जो दिल्ली 2020 से 2025 के बीच में दिखी, यानी कि जल भराव वाली दिल्ली, जल संकट वाली दिल्ली, प्रदूषण वाली दिल्ली या डूबती दिल्ली या जिसको कहते हैं यमुना। आज भी मैं, आप यकीन मानिएगा, मैं जब वोट देने गया हूं तो मेरा वोट अभी भी दिल्ली में है, मैं रहता हूं अभी गाजियाबाद में हूं आलोक जी। तो यमुना के ऊपर से जब गुजर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे जो बदबू आ रही थी, जैसे किसी गंदे नाले के ऊपर से गुजर रहे हो। तो जो जनता है उसको ये सारी चीजें दिख रही है और इसी चीज को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं अलग चुनाव है, 2020 वाला या 2015 वाला चुनाव नहीं है। क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं जनता, देखिए जो फ्री बीज की हम चर्चा कर रहे हैं तो फ्री बीज के प्रभाव में आने वाली भी बहुत बड़ी जनता है, लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी है, जनता के अंदर बहुत सारे ब्रेन ऐसे हैं आलोक जी जो फ्री बीज से ज्यादा इस चीज को समझते हैं कि हमारे बच्चों का विकास, हमारा ट्रेवल टाइम क्या है दिल्ली के अंदर, हमारी श्वसन, हम जब पूरे दिन 24 घंटे जब सांस लेते हैं तो कहते हैं 32 सिगरेट हम बिना कंज्यूम किए 32 सिगरेट का धुआं हमारे फेफड़ों में चला गया। इन चीजों को भी देखने वाले बहुत सारे लोग हैं और इन चीजों का ये सारा का सारा मामला इस बार इन चुनावों के ऊपर इस चीज का प्रभाव नजर आता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव कहीं मुझे बदलता हुआ चुनाव लग रहा है आलोक जी। और मेरी गणना तो ये बात कह रही है कि इस बार शायद सत्ता का परिवर्तन दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रूप में हो, ऐसा संभव है। जी 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 बिल्कुल। शैलेंद्र जी, क्या वाकई 25 साल बाद कुछ, चूंकि देखिए 2 टर्म, एक तो 11 साल कांग्रेस को गए हुए हो गया, कांग्रेस कह रही कि हम भी वापसी मारेंगे इस बार, 25 साल से सत्ता का सूखा देख रही है बीजेपी। तो क्या कुछ वाकई आप निरंजन जी की बात से सहमत हैं? कुछ दिख रहा आपको ऐसी चीजें? देखिए, इसमें बीजेपी अगर सरकार में आती है तो इसमें बीजेपी की कोई बहुत खासियत नहीं है। इसमें केवल अरविंद केजरीवाल की खामियां हैं और एंटी इनकम्बेंसी। हाँ, अरविंद केजरीवाल से जो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं कि हाँ वो इनके लोकपाल एडमिरल रामदास कहाँ है, किरण बेदी कहाँ है, ताजिया इल्मी कहाँ है, कुमार विश्वास कहाँ है, इनके साथी जो अपने जोगिंदर यादव कहाँ हैं, इनके जो है आनंद कुमार जी कहाँ हैं, अन्ना हजारे जी कहाँ हैं, और वो सब लोग इनके बारे में क्या कर रहे हैं। तो इनके जो क्लोज साथी थे उन सब ने इन पे भरोसा किया और इन्होंने पूरे उन साथियों के साथ साथ पूरे दिल्ली वालों का दिल तोड़ा और ये चीजें समझ में आ रही हैं, ये पूरे ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो मजबूरी है, दिल्ली की जनता आखिर किसी न किसी को तो वोट देगी। वो वोट हो सकता है कांग्रेस को जाए, वो वोट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से ये चुनाव हार रही है। और इसकी वजह यह है कि इन्हें चस्का जब लगा अपने राज्यसभा के टिकटों को बेचने का, तो इनके आशुतोष जी छोड़ गए, इनके आशीष खेतान छोड़ गए, इनके सारे जो इनके नेता थे कुमार विश्वास छोड़ गए, क्योंकि इनके जो काबिल साथी थे उनको इन्होंने राज्यसभा के सदस्य नहीं बनाए। और कौन गुप्ता दुनिया भर के जो बाहर के लोग, पैसे वाले लोग थे, उनको इन्होंने 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए लेके टिकटें दिए, जैसा कि लोग इन पे आरोप लगाते हैं, और आज तक उसकी ये सफाई नहीं दे पाए हैं। तो कुल मिलाकर जैसे एक पाप का घड़ा है वो भर जाता है, तो पहली बार इनकी झूठ नहीं पकड़ी गई। मैं इस बात से सहमत हूं कि शीला दीक्षित के किए गए विकास के कार्य कहीं न कहीं इनके 5 साल के लिए कवर अप कर गए,
लेकिन वो विकास के कार्य तो इनके तरफ से होने नहीं थे। आज एक आदमी खांसते हुए आया और पूरी दिल्ली को खांसने को मजबूर कर दिया। आप एक जगह कहीं जमुना जी में स्नान नहीं कर सकते, आचमन करने की तो बात ही भूल जाएं। तो ये सारी चीजें, सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, स्कूल बनाया नहीं, हॉस्पिटल बनाया नहीं, और लिस्ट आप निकाल के वो दिखाते हैं जो कि शीला दीक्षित के टाइम में अप्रूव हुए थे और बीच में इन्होंने जो बीच में बन के तैयार हुए हैं उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट आप दिखा देते हैं। तो ये सारी बेईमानी इनकी उजागर हो गई है और इसलिए इनकी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। जी जी जी, ज्यादा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। जी जी ठीक। अमित तिवारी जी, आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य उसकी मार्केटिंग की और ये कहा कि हमने दिल्ली को बदल दिया है। आपको लगता नहीं कि दिल्ली बदली शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले पर? चूंकि शैलेंद्र जी को तो नहीं लग रहा है। इस तौर पे 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी और मनीष जिस तरह से काम किया था दिल्ली में, निश्चित तौर पे बदलाव देखा गया था और बदलाव दिख भी रहा था। लेकिन 2020 के बाद जो 2025 का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, इसमें कहीं पे भी जो कार्य जो आम आदमी पार्टी जो गाथा गा रही है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप इस चीज को मानेंगे कि कमियां रही हैं। और कमियां इस तरह की रही हैं कि नई बिल्डिंग्स बनाने की वादे जो हुए थे वो नहीं हुए। जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको रंग पोत के खड़ा कर दिया गया, उसी में 2 शेड्यूल तैयार कर दिए गए कि आप सुबह एक स्कूल तैयार हो गया, शाम को भी स्कूल तैयार हो गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जिस यमुना की सफाई की बात 2020 में केजरीवाल जी कर रहे थे, उस यमुना की सफाई 2025 में भी केजरीवाल जी कर रहे हैं। आप अगर जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर नाले छोड़े जा रहे हैं, नालों का पानी अगर यमुना जी में जा रहा है, तो क्या 5 साल लग जाएंगे उन नालों को बंद करने में? आखिर फैसला या निर्णय अभी तक क्यों नहीं लिया? मनोज तिवारी जी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय बड़े बड़े नालों के वीडियो फोटोज वहां पे शूट करते थे और जाते थे। अभी मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो शाहनवाज जो बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बड़े बड़े वीडियो बना के डाल रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। क्या बीजेपी के कार्यकाल में वो नाले और वो जो गंदगी है वो साफ हो गई थी? क्या जब बीजेपी के पास एमसीडी थी तो क्या वो सारे नाले और जितने कूड़े के पहाड़ हैं वो साफ हो गए थे? एमसीडी केजरीवाल के पास जाने के बाद भी जिन कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने की, गाजीपुर की हम बात करें चाहे बुराड़ी की बात करें, जिन कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने की बात कर रहे थे, क्या वो आधे हो गए या उसमें 10 फीट भी कमी आई है या 20 फीट भी नीचे गए धरातल पे? तो कहीं पे भी अभी ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जिन फ्रीबीज की हम बात कर रहे हैं, जिन जन कल्याणकारी योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा जो फायदा होता है लोअर मिडिल क्लास को फायदा होता है। और जिस हम 12 लाख जिक्र आप कर रहे थे कि 12 लाख का जो टैक्सेशन जो बढ़ा दिया गया है 7 लाख से 12 लाख में, अभी अगर आप देखें तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिडिल क्लास को नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत होम लोन जो नए टैक्स स्कीम में चले गए उनको बहुत सारी फायदे जो है वैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो आप इससे बहुत बड़ा फायदा होते हुए नहीं, जीएसटी चाहे लोअर मिडिल क्लास हो चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो 12 बच्चों वाले हो चाहे 2 बच्चों वाले हो, सबको टैक्सेशन। आप एक चिप्स की पैकेट, बिस्किट के पैकेट, आप सरसों का तेल लेते हैं, घर की दाल खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, आप जीएसटी पे कर रहे हैं, तो आप टैक्स पे कर रहे हैं। सिर्फ ये कहना कि 3 करोड़ लोग या 10 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर हैं सिर्फ उन्हीं का नुकसान हो रहा है, टैक्स सभी पे कर रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास फैमिली हैं, उनकी तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है। अब जाके इस चुनाव में दिल्ली चुनाव में दिल्ली सरकार ने भी बात करी है, केजरीवाल साहब की सरकार ने भी बात करी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी लोअर और अपर मिडिल क्लास की बात करी है। जो बीच में अभी भी मिडिल क्लास है वो वहीं का वहीं जो कहते हो अटका हुआ है, उसके बारे में न कोई सरकार लेने वाली है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये चर्चा भी यहीं समाप्त हो जाएगी। ये अभी 10 मिनट बाद आपके तो खत्म होने तक ये जो चुनाव की वोटिंग है वो भी समाप्त हो जाएगी। अगर पूरे 1 महीने के चुनाव को आप अगर समझना चाहते हैं तो वो पूरी तरीके से राजनीति, शुद्ध राजनीति, पूरी तरीके से वो आरोप और प्रत्यारोप राजनीति रही है, जो यमुना के पास शुरुआत होके गुंडागर्दी तक पहुंच गई है। और एक तरह के आरोप, तरह से गंभीर आरोप लगाए गए, जो शराब घोटाले से लेके
प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गई वो लड़ाई, जो 30 महल से शुरुआत हुई लड़ाई, वो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी 118 करोड़ रुपए के हवाई जहाज पे अटक गई और 20 करोड़ के मेंटेनेंस के हवाई जहाज पे अटक गई जाके। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं था। आशीष भाई, सभी राजनीतिक दलों ने महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की। कोई कह रहा है 2100 देंगे, कोई कह रहा है 2500 देंगे, कोई कह रहा है मातृत्व योजना के लिए 21,000 देंगे, लेकिन महिलाओं को उसी रेशियो के तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का मुख्य उद्देश्य आधी आबादी को यूज करना है, आगे बढ़ाना नहीं? देखिए, सच्चाई तो यही है कि अगर आपको याद होगा पिछली बार भी महिला आरक्षण बिल जो आया था लोकसभा के अंदर, तो क्या वो 2029 से शायद या 27 के बाद वो लागू होगा। तो ये सब लोक लुभावन नीतियां हैं। कहने को तो जल कल्याण नीतियां हैं कि जन कल्याण इसमें हो रहा है, लेकिन होता कब है यह किसी को पता नहीं है। महिलाओं का पूर्ण रूप चुनाव में बस दिखावा है, आधी आबादी की बात कही जाती है, किसी पार्टी ने उस प्रकार से उसका समर्थन नहीं किया, उसको उस प्रकार से उभारने का काम नहीं किया। रही बात, सभी ने इनको तो फ्री का ये दे दिया, फ्री बस पास, ये योजना, लेकिन क्या यही अरविंद केजरीवाल जी एक बोतल भी तो दे रहे थे दिल्ली में, वो महिलाओं के लिए क्या सुखकारी था? नहीं, वह सुखकारी नहीं हो सकता है, वो कभी ना कहीं वो दुख ही देता है। तो यह भी समझने वाली चीज, महिलाएं भी इस चीज को समझती हैं। लेकिन अभी हम सभी लोगों ने बात की, तो एक बार एक चीज समझिए कि लोअर मध्यम वर्गीय आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में अरविंद केजरीवाल के प्रति, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से जो लोग दिल्ली में आके रहते हैं तो बड़े कष्ट से रहते हैं, तो और उनका आयाम इस प्रकार का नहीं है, उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वह खुद से समृद्ध कर ले, इतना पैसा दे दे और बस से अपना किराया खर्च कर ले या बच्चों का फीस दे दे। तो ये चीजें हैं और इसी के बिहार पे वो अरविंद केजरीवाल को वोट दे देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ एजेंडा नहीं था और कांग्रेस तो लड़ रही, बस यही एक चीज, कांग्रेस लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, बस अरविंद केजरीवाल के अनुरूप चलने के, आरोप और प्रत्यारोप के। क्या विकास का एक महीने में कोई विकास के नाम पर बात किया? उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया, उनके जैसा ये कर दें, उनके जैसा ये कर देंगे। आप बताइए आपका रोडमैप क्या है, आप कैसे काम करेंगे? उन्होंने जो योजनाएं बता दी उसके काम में अपनी योजनाएं ला दी। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो बस यही है और कुछ वोट उनको मिलेंगे, बिल्कुल लड़ाई है ये, लेकिन अंततः मुझे जो समझ में आ रहा है, जो जनता के मन में जो है, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल से लोग रूठे हुए हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन वह जानते हैं कि जो लोअर मध्यम वर्गीय परिवार है, जो बहुत बड़ी संख्या में है, जो दिल्ली के अंदर जो रहता है, जो पूरे भारतवर्ष का है, वो अरविंद केजरीवाल को आखिरकार इतना सीट जरूर पहुंचा देगा कि वह सरकार कहीं न कहीं बनाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि अंततः कहीं कांग्रेस का समर्थन लेकर 2-4 सीटें भी हटे तो फिर लेके बना लेंगे, वो इसमें दो राय नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष भाई, बीजेपी मजबूत विपक्ष के रूप में जरूर है। जी ठीक है, ठीक है। निरंजन जी, कांग्रेस अपने खोए जनाधार को कुछ वापस करती हुई दिख रही इस चुनाव में? कांग्रेस अगर इन चुनावों के अंदर 10% वोटों तक पहुंच जाए तो आप ये मान के चलिए कांग्रेस अपने आप को जीती हुई मानेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव जो है उसका मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि कांग्रेस लड़ रही थी या नहीं लड़ रही थी, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। और अगर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा भी है तो मैं इसको 1 हफ्ते का चुनाव मानता हूं, क्योंकि 1 हफ्ते पहले तक, चुनाव से 1 हफ्ते पहले तक आपने देखा होगा कि अजय माकन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, राहुल गांधी जी रैली करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस पसोपेश में थी कि सरेंडर किया जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोका जाए या अरविंद केजरीवाल को जीतने से रोका जाए। और लास्ट में जाकर के, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि देखिए जब आदमी कंफ्यूज होता है तो निश्चित रूप से वो फ्यूज होता है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने, हाँ एक चीज जरूर है कि कांग्रेस ने इन चुनावों के अंदर एक कार्य जरूर है जो 2020 के विधानसभा चुनाव के से उन्होंने भिन्नता की है, और वो ये है कि इस बार उन्होंने अपने लगभग 48 से 49 प्रत्याशी ऐसे उतारे हैं जो उसके कद्दावर और पहली प्रदेश के अंदर पहली पंक्ति के नेता है।
तो निश्चित रूप से आलोक जी, जब एक कद्दावर नेता चुनाव में उतरता है तो वो कम से कम पार्टी को जिताने के लिए नहीं, अपने आप की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सोचता है कि भाई मेरे कम से कम इतने वोट अब आ जाए कि मेरी कम से कम वो प्रतिष्ठा बनी रहे जितना बड़ा मेरा नाम है। अब उसके अंदर चाहे कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे संदीप दीक्षित जी हो, चाहे यानी कि तमाम कांग्रेस ने अपने जो छत्रप है उनको मैदान में उतारा था। केवल ये एक इसके अंदर आप इन चुनावों में कांग्रेस की उपलब्धि कह सकते हैं। उसके अंदर आप कांग्रेस कितने वोट बढ़ा लेती है, तो मेरा यह मानना है कि अगर 10% कांग्रेस वोट बढ़ा लेती है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। जी जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, यहाँ पिछले 2-3 चुनाव का जो ट्रेंड देखे ना, उसके अकॉर्डिंग माइनॉरिटी वोट वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता रहा है। मुझे लगता है इसमें आप भी सहमत होंगे। और इस बार कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में उतरी है। हार जीत क्या होती है, खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ उतरने का दावा कर रही है। साथ ही AIMIM उसने भी एंट्री मारी है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा वो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का ही होगा, और ये जो थोड़ा थोड़ा नुकसान बड़ा नुकसान ना बन जाए आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, इसमें जैसा कि आपने कहा कि ये अलग अलग जो माइनॉरिटी वोट है वो अलग अलग पार्टियों को चली जाएगी, उससे आम आदमी पार्टी का नुकसान हो जाएगा, तो मैं ऐसा होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। हालांकि एक अच्छी बात यह है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी लास्ट दिनों में, शुरू में एक बार एग्रेसिव चुनाव शुरू की थी, बीच में इन्हें लगा कि किसी ने डंडे मारे तो सारे बैकफुट पे आ गए जब देशद्रोही बोला था केजरीवाल जी को, और उन्होंने बोला कि इंडी गठबंधन से तुम्हें बाहर करा दूंगा, तो ये बड़े सॉफ्ट हो गए थे। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में इनमें थोड़ी सी जरूर अच्छे से चुनाव लड़ने की एक दिखा है इनका जज्बा, और इनके कैंडिडेट बड़े अच्छे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक असर जरूर दिखेगा चुनाव के ऊपर, जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होता दिखेगा। और एक चीज मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। सभी पार्टियों के पास कुछ न कुछ एजेंडा होती है, और सभी पार्टियों के पास अपना एक घोषणा पत्र होता है, और उस घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी। तो बीजेपी के पास भी घोषणा पत्र है। जैसे उन्होंने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे महिलाओं को, या जो बसें हैं हम उसको जैसे चल रही है वैसे चलाएंगे, या और चीजों का जमुना का सफाई हम करेंगे जो केजरीवाल जी नहीं कर पाए। तो बहुत सारी योजनाएं, सब लोग अपना अपना कहाँ तक कर पाएंगे, कितनी झूठ होगी बातें, वो तो समय बताएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो माइनॉरिटी वोट का है, माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेटेड रूप से मतलब मैं बोल सकता हूं कि 90% वोट डिसाइडेड है कि केजरीवाल जी के साथ जा रहा है। जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शैलेंद्र जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दिल्ली विधानसभा के लिए अब जनता ने फैसला सुना दिया है। शाम को 6 बजने के साथ ही नेताओं का भविष्य EVM में कैद हो गया है। इसके साथ ही अब वो आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगेंगे जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने को लेकर लगाएंगी। इन सारी खबरों को हम आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।